नमस्कार विद्यार्थियों। परिचयात्मक पशु प्रबंधन के अंतर्गत हम जो सेकेंड सेमेस्टर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस सेमेस्टर के अंतर्गत मुख्यतः जो है हम पशुओं की आवास व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पशुओं की जो है आवास व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ दूसरी जो बातें इनकी फीडिंग के बारे में, क्या क्या फीड हम खिला सकते हैं। ठीक है, यद्यपि ये जो है आपके सेकेंड ईयर के अंदर ही एक बड़ा कोर्स है पशु पोषण के रूप में, आपका परिचयात्मक पशु पोषण, लेकिन उसका थोड़ा सा हम जनरली यहाँ पे खान पान का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। तीसरा जो है यहाँ पे ही हम इसके जो प्रजनन, पशुओं की ब्रीडिंग, ये भी आप जो एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग का जो पोर्शन होगा इसी सेमेस्टर में आपके ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स वाले पोर्शन के अंदर काफ़ी डिटेल्ड आएगा, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन इसका करेंगे। और साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रजाति के तथा विभिन्न श्रेणियों के जो पशु हैं उनकी देखभाल कैसे करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। पशुओं की देखभाल, जैसे कि गोवंश में हम कैसे ध्यान रखते हैं, भैंस वंश में, यानी अलग अलग प्रजातियों का, भेड़ बकरी इनमें, और उस प्रजाति के अंदर भी जैसे गाय के अंदर बात करें तो नवजात का क्या देखभाल और पोषण कैसे करेंगे हम नवजात का। उसके बाद में जो गाभिन गाय है उसका हम कैसे उसकी देखभाल करेंगे, जो ब्याई हुई गाय है उसकी देखभाल कैसे करेंगे, हीफर है उसकी देखभाल कैसे करेंगे, जो ड्राई काऊ है यानी शुष्क गाय है जो दूध देना बंद कर दिया जिसने, उसकी देखभाल हम किस प्रकार से करेंगे, बुल है, बुलक्स है, उनकी देखभाल कैसे करें। तो एक ही प्रजाति में अलग अलग श्रेणियों के पशुओं की देखभाल कैसे करनी है, मुख्यतः गोवंश के बारे में हम देखेंगे। तो उनका क्या उनका शेड्यूल होना चाहिए, उनके देखभाल और प्रबंधन के जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त आप जो है मुर्गियों की आवास व्यवस्था उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये इस सेमेस्टर के अंतर्गत आपके जो इस कोर्स में मुख्य मुख्य बिंदु हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसमें भी आवास व्यवस्था, जो पशुओं की आवास व्यवस्था है, ये एक बहुत बड़ा आपके टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, आवास व्यवस्था के बारे में। तो जैसे जैसे हम इसको लिखते जाएंगे आप उनका स्नैपशॉट लेते रहें। ठीक है, और अपना जो भी नोट्स बनाने हैं आप साथ साथ में बनाते रहें। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग हम वीडियो भी ज़्यादा लेंथी नहीं बना रहे हैं, छोटा ही वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उसमें हम बस लिखाने के लिए अलग से समय हम नहीं लेंगे। जितना भी समय होगा वो सिर्फ इसके ऊपर फोकस रखेंगे, पढ़ाने के ऊपर। और साथ ही साथ आप उनको नोट डाउन आप धीरे धीरे करते जाएं, वीडियो को दोबारा देख लें या स्नैपशॉट लेके दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम जो पहला आपका टॉपिक है पशुओं की आवास व्यवस्था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पशुओं की आवास व्यवस्था, आवास यानी वे जगह जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है उनको हम कह रहे हैं आवास। ठीक है, जहाँ पे वास करते हैं, बसते हैं, रहते हैं पशु, उनको हम आवास कह रहे हैं। ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ती है आवास की? ठीक है, आवास की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या कारण है इसके, क्या उद्देश्य हैं आवास के, क्यों ज़रूरत है आवास की? ठीक है, तो वैसी जो हमारे को आवश्यकता होती है भाई, नहीं कहते हैं जो क्या मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, यानी एक खाने का जो है वो चाहिए हमें, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और रहने के लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, मकान चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से पशुओं को भी खान पान की और साथ ही साथ जो आवास की व्यवस्था है वो संपूर्ण होनी चाहिए। क्यों? ताकि इनको जो भी प्रतिकूल मौसम है उससे इसको बचाया जा सके, प्रतिकूल मौसम से बचाए, जैसे कि अत्यधिक सर्दी हो गई, ठीक है, अत्यधिक गर्मी हो गई, या बरसात जो है
उनसे बचाव के लिए आवास व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे कि बहुत अधिक सर्दी के अंदर हम बाहर पशु को खुले में छोड़ देते हैं तो पशुओं को बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, उसका दुग्ध उत्पादन घट जाएगा, बीमार हो जाएगा पशु। या ऐसे ही अत्यधिक गर्मी के अंदर मई जून के माह के अंदर हम उसको सीधा धूप के अंदर सीधा बांध के रखें दोपहर के अंदर तो भी पशु बीमार हो सकता है। या बारिश के अंदर भी जो पशुशाला है उसके अंदर क्या हो जाता है, कीचड़ वगैरह हो जाता है। तो यदि आवास प्रॉपर होगा तो उसमें गंदगी नहीं फैलेगी, कीचड़ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है कि प्रतिकूल वातावरण से, प्रतिकूल मौसम से पशु को यदि बचाना है तो उसके लिए उपयुक्त आवास की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि जो परभक्षी जानवर हैं उन पशुओं से बचाना, मतलब वही आवश्यकताएं हैं जो कि हमारे आवास के लिए आवश्यकताएं, उसी प्रकार की आवश्यकताएं कि प्रीडेटर्स यानी परभक्षी जो दूसरे जानवरों को खा जाते हैं, जैसे भेड़ बकरियों को कुत्ते वगैरह हैं वो खा जाते हैं। ठीक है, लोमड़ी जो हैं ये दूसरे जो हमारे पालतू पशु हैं उनको खा जाते हैं। तो उनसे बचाव के लिए हमें एक प्रॉपर आवास व्यवस्था अगर हम रखेंगे, उसके अंदर पशुओं को रखेंगे रात के समय, तो उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जो जंगली जानवर हैं, परभक्षी जानवर हैं, वो उनसे पशुओं को बचाने हेतु भी आवास की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बात करें जो चोरी से पशुओं को बचाना। ठीक है, पशुधन जैसे नाम से स्पष्ट है, पशुधन यानी पशु को किसके रूप में धन, तो इसकी भी चोरी जो है वो की जाती है। तो इसलिए उन को चोरों से बचाने के लिए भी प्रॉपर आवास व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त पशुओं के रहने के स्थान की साफ सफाई हेतु यदि इम्प्रॉपर जो आवास होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे बारिश में कीचड़ इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा हो गया। लेकिन यदि आपने प्रॉपर आवास बनाया हुआ है, पक्का फर्श वगैरह आपने डाल के रखा है, तो वहाँ पे पानी का इकट्ठा होने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए यदि साफ़ सफाई उन आवास की रखनी है आपको, तो ठीक है, आपको आवास व्यवस्था जो है वो प्रॉपर आपको रखनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि बेहतर प्रबंधन के लिए, बेहतर प्रबंधन के लिए जैसे कि हम देखेंगे भाई, यदि हम कुछ पशु रख रहे हैं, 1 2 3 5 तक रख रहे हैं, तब तो क्या है कि हम उनकी व्यवस्था किसी प्रकार से करते हैं। लेकिन जब हर्ड के अंदर, बड़े समूह के अंदर पशुओं को रखा जाता है, तब उनकी प्रबंधन के लिए, उनके बेहतर प्रबंधन के लिए उनकी आवास व्यवस्था का भी प्रॉपर होना आवश्यक है। जैसे कि हम किसी डेयरी फार्म में या गौशाला में हम जब भ्रमण करने जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो काफ हैं, बछड़े हैं, उनके लिए अलग आवास की व्यवस्था की गई है। ठीक है, उनके जो ठाण वगैरह होंगे वो भी क्या होंगे, छोटे होंगे, ताकि वो उनमें प्रॉपरली ढंग से खा सकें। ठीक है, और जो दुधारू गायें हैं उनके लिए अलग से आवास की व्यवस्था होगी, बुल हैं उनके लिए अलग से आवास की व्यवस्था होगी, हीफर्स हैं उनके लिए अलग से आवास की व्यवस्था होगी। तो ये अलग अलग क्यों पर्टिकुलर किए जाते हैं, अलग अलग क्यों इनको किया जाता है, ताकि उनका प्रबंधन जो वो अच्छे से हो सके। इनका जो बछड़ों का है, बछड़ियों का है, उनका अगर आहार है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग वहाँ पे दिया जाएगा। दुधारू गायों को उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी देखभाल की जाएगी, उनका पोषण जो है वो उसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। बुल है, उनकी देखभाल तथा पोषण उसी आवास के अनुरूप किया जाएगा। तो इसलिए क्या है, बेहतर प्रबंधन हेतु भी पशुओं की आवास व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मुख्य उद्देश्य हैं जिनके लिए हमें आवास बनाने की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यही है कि प्रतिकूल मौसम से उनको किस प्रकार से बचा सकते हैं, हम आवास के द्वारा बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य उद्देश्य हैं आवास बनाने के। अब क्या क्या जो है आवश्यकताएं होंगी
किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है आवास बनाने हेतु, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं पशुओं के आवास बनाने के लिए, वो कौन कौन से हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, जो भूमि है उसका चयन करना इम्पोर्टेंट है। टोपोग्राफी देखनी है उसकी कि कैसी भूमि है। तो जब भी जिस भाग के अंदर, जैसे हम हमारे लिए जब कोई साइट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो पूछ देना कि किसी पंडित से पूछते हैं कि भाई कौन सी जगह मकान बनाए। वो क्या है कि थोड़ी सी ऐसे आपको जगह वगैरह देख के बताएगा कि भाई हाँ ये जगह प्रॉपर उपयुक्त है। तो उसमें वो क्या क्या चीज़ें देखता है कि एक तो जैसे भूमि का चयन किस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए आपको क्या है कि एक तो थोड़ा सा जहाँ पे भी होगा ऊंचाई की जगह होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? ताकि आपका जो ड्रेनेज है, यानी जो भी पानी की निकासी है वो इजीली हो सके, उस भाग के अंदर कभी भी जो है वो पानी इकट्ठा ना हो जिस भाग में आपने आवास बना रखा है। ठीक है, आपने आवास बनाने का मुख्य उद्देश्य ये कि भाई बारिश के मौसम से बचाना है, और बारिश का पानी वहाँ पे इकट्ठा होगा तो कैसे पार पड़ेगी। इसलिए हमें क्या है कि जब भी जिस लैंड का चयन हम कर रहे हैं, जहाँ पे हमें बनाना है, उस भाग का चयन कर रहे हैं, तो वो भाग क्या होता है, अन्य भागों की अपेक्षाकृत ऊंचाई में होना चाहिए थोड़ी। ठीक है, ताकि उस भाग से जो भी जल भराव की समस्या न हो उस भाग के अंदर, और वहाँ से पानी की निकासी प्रॉपर हो सके। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे वो जो भूमि है वो थोड़ी सी उपजाऊ होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग वो जिस भाग में हम बना रहे हैं उसमें उपजाऊ होनी चाहिए। क्यों? ताकि हम वहाँ पे जो है पेड़ पौधे आसपास लगा सकें, जहाँ पे भी भवन का निर्माण करना उसके आसपास पेड़ पौधे लगाए जा सकें। ठीक है, और साथ ही साथ हरा चारा जो है वो भी पशुओं के लिए हम बो सकें वहाँ पे। ठीक है, पेड़ पौधे जो हैं वो वहाँ पे छाया प्रदान करेंगे। ठीक है, तो गर्मी के अंदर जो है वो उनको अत्यधिक गर्मी से बचाएंगे, और साथ ही साथ अत्यधिक सर्दी से, बारिश से, उनसे भी उनकी बचाव करते हैं। तो जिस भाग के अंदर है उस भूमि का चयन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो भूमि क्या होनी चाहिए, अन्य भागों की अपेक्षा थोड़ी ऊँची होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ वो जो भी मुख्य रास्ता है, यानी जो रोड्स हैं उनके थोड़ी समीप होनी चाहिए जहाँ पे भी हम बना रहे हैं। ठीक है, यानी वहाँ पे क्या होनी चाहिए, आवागमन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि वहाँ तक पशुओं को लाना है, चारा लाना है, वहाँ से दूध को ले जाना है। तो इसलिए वो भाग जो है वो वहाँ पे परिवहन की सुविधा, आवागमन की सुविधा अच्छी हो, और उसकी अच्छी कनेक्टिविटी हो मार्केट से भी वो ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइव स्टॉक से जो प्राप्त प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद हैं, उनको आपको बाज़ार में बेचना पड़ेगा भी। ठीक है, तो बाज़ार से जितनी कम दूरी होगी उतना आप उनको शीघ्र ले जाके बेच सकते हैं। अन्यथा क्या होता है, जैसे मिल्क है, ये पेरिशेबल प्रोडक्ट, पेरिशेबल का मतलब जल्दी ख़राब होने वाले प्रोडक्ट है, आपको सुबह निकालना तो सुबह ही बेचना पड़ेगा। ठीक है, शाम को निकालना शाम को। ये अन्यथा आप उनको क्या है कि किसी भी प्रकार से उनको बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दही के अंदर या पनीर के अंदर, मावे के अंदर, उनमें कन्वर्ट करना पड़ता है। अन्यथा आपको क्या उसी दिन आपको बेचना पड़ेगा, या फिर उनकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको जो जहाँ पे भी डेयरी फार्म या जिस भाग के अंदर आवास कर रहे हैं वो थोड़ा सा पास में होना चाहिए। कहाँ से? मार्केट के पास में होना चाहिए, अच्छी आवागमन सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, भरपूर पानी की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, बिजली की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, जो आप भवन बना रहे हैं वो भवन किस प्रकार के होने चाहिए उसके बारे में भी जो है हम देखें कि भाई जो भवन है उनकी जो लंबाई है वो कैसी होनी चाहिए, उत्तर से दक्षिण की ओर होनी चाहिए। किस प्रकार से होनी चाहिए? उत्तर से दक्षिण की ओर होनी चाहिए। ठीक है, जो भवन बना रहे हैं वो एक प्रॉपर ऊंचाई पे होनी चाहिए। बीच में जो ऊंचाई है वो लगभग 12 से 15 फीट बीच में ऊंचाई होनी चाहिए। यानी जैसे भी हम ये इस प्रकार से सेट बना रहे हैं तो यहाँ बीच में जो ऊंचाई है वो लगभग 12 से 15 फीट 14 फीट तक होनी चाहिए। ठीक है, साइड वाली जो ऊंचाई है वो 8 से 10 फीट हो सकती है, लेकिन बीच में जो ऊंचाई है वो काफ़ी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होती है कि जनरली क्या होगा, पशुओं के जैसे रूमन के किण्वन के फलस्वरूप गैसेज निकलती हैं और गर्म गैसेज जो हैं वो ऊपर की तरफ उठेंगी, यहाँ से भी एग्जॉस्ट निकले होने चाहिए। यानी जो भवन बनाए वो पूर्णतः हवादार होना चाहिए। ठीक है, उसमें उचित प्रकाश की जो व्यवस्था होनी चाहिए, सूर्य की रोशनी भी वहाँ पे आए
उसके फर्श पे गिरती रहे, ठीक है। और यहाँ पे भरपूर जो है हवादार होना चाहिए ये, ताकि ये जो गर्म हवाएं हैं, जो गैसेज हैं, वो बाहर आसानी से निकल सके, ठीक है। तो भवन बनाते समय ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि किन किन बातों का ध्यान रखना कि एक तो ऊंचाई जो है वो ध्यान में रखनी है आपको। अभी हम आगे और देखेंगे किस प्रकार से बनाएंगे, वहाँ पे फर्श वगैरह कैसे हमें डालना है, उसमें कितनी ढलान रखनी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये मुख्य बातें हैं कि आपको थोड़ा सा कि जो भवन बना रहे हैं वो उपयुक्त, हवादार, रोशनी युक्त होना चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो है किसी भी प्रकार की बीमारियों का फैलाव होने की संभावनाएं कम से कम हो जाएं। क्योंकि अगर मान लो कंजेस्टेड होगा वहाँ पे एक ही कमरे के अंदर जितने भी 15 या 20 पशु, जितने भी आप रख रहे हैं 10 से 20 पशु, उनके द्वारा रूमन किण्वन के द्वारा गैसेज प्रोडक्शन होगी, प्रॉपर ऑक्सीजन अगर नहीं मिल पाएगी तो पशुओं के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ भाई गोबर वगैरह वो करते हैं, दूध वगैरह वहाँ पे आप निकाल रहे हो, तो ये जो है मक्खियों के फैलने का बहुत ही अच्छा सोर्स है। वहाँ पे मक्खियाँ अगर ज़्यादा होंगी तो वो भी बीमारियों को फैलाएंगे। तो प्रॉपर साफ़ सफाई और हवादार, उपयुक्त हवादार, रोशनी युक्त जो है वो भवन होना चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है। और जो जहाँ पे भी आप बना रहे हैं उस भूमि जो है बाकी और जगहों से थोड़ी सी ऊंची वो होनी चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर उसमें ड्रेनेज की व्यवस्था, पानी की निकासी की व्यवस्था सही हो, ठीक है। इसके अलावा वो आवागमन से अच्छी तरह से जुड़ी हुई वो जगह जो है वो, यानी कि मार्केट के पास में हो, जितना पास हो सके उतना पास में हो, आवागमन वहाँ पे अच्छे से हो सके हो, भूमि जो है वो उपजाऊ होनी चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और जो भवन बना रहे हैं हम, वो भवन क्या है, थोड़ी सी ऊंचाई युक्त होने चाहिए, हवादार होने चाहिए, रोशनी युक्त भवन होने चाहिए, ठीक है। ये आपको जब भी बनाएं आप, तब इन बातों का आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे बनाना है, ठीक है, और भवन कैसे तैयार करना है। जैसे हमने बताया कि जो लंबाई है वो कैसे है, उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई जो है वो, भवन की लंबाई जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर रखनी चाहिए, ठीक है। भवन के निर्माण के समय जो आंतरिक जो दीवारें हैं उनके जो कॉर्नर्स नहीं, नीचे की तरफ जो कोने हैं वो नहीं छोड़ने हैं, वहाँ पे आपको क्या राउंड शेप कर देना है। और आंतरिक जो दीवारें हैं, दीवारों के आंतरिक है, उनमें जो है चिकनाई युक्त आपको प्लस्तर जो है वो कर देना, ताकि वहाँ पे गोबर वगैरह चिपक के वो दीवारें खराब ना हो। साथ ही साथ जो कोने हैं उनको भी गोल बना देना, ताकि साफ़ सफाई आसानी से हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो भवन का निर्माण जो कर रहे हैं, वो भवन जो है वो भी क्या है कि इस प्रकार से होने चाहिए ताकि आसानी से वहाँ पे साफ़ सफाई हो सके, ठीक है। तो उसके लिए जो आंतरिक जो दीवारें हैं वो स्मूथ होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, और जो कॉर्नर्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, राउंड होने चाहिए, ताकि आसानी से उनको जो है वो साफ़ किया जा सके। साथ ही साथ जो फर्श निर्माण कर रहे हैं वो ज़्यादा स्लिपरी नहीं होना चाहिए, फिसले नहीं, ठीक है। तो कंक्रीट युक्त हम फर्श बनाते हैं और उस फर्श में भी हम ढलान रखते हैं नाली की तरफ, ठीक है, ताकि जब भी पशु यूरिनेशन वगैरह करे तो वो सीधा कहाँ चला जाए, नाली की तरफ, ठीक है। तो पर जो हम 1 मीटर पे 1 इंच का जो है ढलान हम उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है कि किस प्रकार से इनकी आवास के समय, बनाते समय और उसके भूमि के चयन के समय किन किन बातों का मुख्यतः ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण इसके बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम देखें आवास व्यवस्था जो है पशुओं की, गोवंश की जो आवास व्यवस्था है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। गोवंश की आवास व्यवस्था, गोवंश की जो आवास व्यवस्था है वो 2 भागों में हम बांटेंगे उसको, इसको समझ लेना आपको। एक तो है खुली आवास व्यवस्था, खुली आवास व्यवस्था, और दूसरी है बंद आवास व्यवस्था। खुली आवास व्यवस्था और दूसरी है बंद आवास व्यवस्था। खुली आवास व्यवस्था को इंग्लिश में कह रहे हैं हम लूज हाउसिंग सिस्टम, और ये है कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम।
लूज हाउसिंग सिस्टम एंड कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम। खुली आवास व्यवस्था, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या होता है कि पशुओं को खुला रखा जाता है, पशुओं को खुला रखा जाता है, पूरे दिन भर खुला रखते हैं और सिर्फ जब उनका दूध निकालना है या कोई और दूसरी प्रोसेस, मान लो कोई ट्रीटमेंट वगैरह करना है, उस समय ही हम उनको बांधते हैं। उसके अलावा उन्हें हमेशा खुला रखा जाता है। ठीक है, खुले के अंदर वो चरेंगे। ठीक है, दूध निकालते समय उनको बांध लेते हैं, या आपको कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह करवाना है, कोई भी अदर प्रोसेस आपको करनी होती है, तो उस समय उनको बांधा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्हें क्या है कि हमेशा क्या रखा जाता है, खुला रखा जाता है। ठीक है, लूज हाउसिंग सिस्टम के अंदर। और कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम में क्या रखते हैं, पशुओं को बांध कर रखा जाता है और उसी भाग में उनकी मिल्किंग, फीडिंग, मतलब वहीं बंधे रहेंगे, पूरे दिन भर वहीं पे बंधे रहेंगे, वहाँ पे ही उनको चारा डालना है, वहाँ पे ही उनका दूध निकालना, एक ही स्थान पे वो किया जाता है। उसको हम बोल रहे हैं बंद आवास व्यवस्था। ठीक है, बंद का मतलब बांध कर रखा जाता है, खुली का मतलब पशुओं को हमेशा खुला रखा जाता है। ठीक है, लूज हाउसिंग सिस्टम और कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम। अब दोनों ही सिस्टम जो हैं वो अपने अपने उनके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं, कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। लूज हाउसिंग सिस्टम की चर्चा करें हम कि क्या क्या इनके फ़ायदे हैं। ठीक है, लूज हाउसिंग सिस्टम में क्या फ़ायदे हैं, तो एक तो ये क्या है, सुगम है। ठीक है, सुगम है, इसमें ज़्यादा आपको कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज़्यादा निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आपने चारों तरफ बाड़ाबंदी कर दी। ठीक है, अंदर ज़्यादा आपको नहीं बनाना है, ठान से बना देना है, उनके ऊपर टिन सेट डाल के और बस तैयार हो गया। जबकि कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम में क्या है, आपको ज़्यादा ठान, मतलब जितने भी पशुओं के लिए अलग अलग उतनी जगह के अनुरूप आपको उसके लिए पक्का शेड जो है वो बनाना पड़ता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे जो निर्माण की जो लागत है वो क्या होती है, कम आती है। यानी भाई ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा तो निर्माण लागत क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा हम बात करें, यहाँ पे जो गायें हैं वो खुली रहती हैं, और खुली रहेंगी तो क्या होगी, एकदम फ्री फील करेंगी, स्वतंत्र महसूस करती हैं अपने आप को। ठीक है, और जहाँ भी उनको घूमना है वहाँ पे घूम लेंगी, चढ़ना उस टाइम पे चढ़ लेती हैं, पानी पीना उस टाइम पे पानी पी लेती हैं। ठीक है, तो गायें क्या होती हैं, गुड फीलिंग इनमें होती है, स्वतंत्र अपने आप को महसूस करती हैं। जबकि यहाँ पे क्या होती है, पूरे दिन भर गाय एक एक खूंटे के ऊपर बंधी रहेंगी, तो वो इतना अच्छा फील नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, लेबर चार्ज भी कम लगता है, मजदूरी का खर्च भी है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ आदमी ही, मतलब भी खुली हैं, वहाँ पे जैसे 100 गायों का एक बाड़ा है, उसमें 2 आदमी हैं, वो उन्होंने उनको चारा डाल दिया। ठीक है, 2 या 3 आदमियों ने पानी की जो उसकी खेली है उसको भर दिया, एक आदमी भर देगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे आदमियों की संख्या जो है, मजदूरों की संख्या कम चाहिए, तो कम मजदूर होंगे, मजदूरी का चार्ज भी उतना ही कम होगा। जबकि यहाँ पे बंद आवास व्यवस्था में क्या होगा, अधिक मजदूर इनमें चाहिए होते हैं, और यहाँ पे जो है मजदूरी का खर्च जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों भाई, जितने अधिक पशु होंगे उतने ही उनकी संभाल के लिए, पर्टिकुलर संभाल के लिए उतनी ही ज़्यादा इनकी आवश्यकता मजदूरों की पड़ती है। ठीक है, तो मजदूरी का खर्च भी यहाँ पे बंद आवास व्यवस्था में अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। लूज हाउसिंग सिस्टम में ये मुख्यतः लाभ इनमें होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे लूज हाउसिंग सिस्टम में जो स्ट्रेस डिटेक्शन है, स्ट्रेस डिटेक्शन का तात्पर्य है कि इसमें जो
लूज हाउसिंग सिस्टम में पशु जो है हीट का डिटेक्शन करना इसमें क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि खुले रहेंगे पशु, दूसरे पशु जब भी हीट में आएगा दूसरा पशु उस पर चढ़ने की कोशिश करेगा, तो उससे हम पता इजीली इसमें हीट डिटेक्शन जो है वो आसान हो जाती है। साथ ही साथ हम उसके अंदर टीजर बुल छोड़ सकते हैं, तो उससे भी हीट डिटेक्शन है वो बहुत इजीली हो जाती है। ठीक है, तो खुली आवास व्यवस्था में इस डिटेक्शन जो है वो काफ़ी इजीली हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें मुख्य इसके कुछ लाभ हैं लूज हाउसिंग सिस्टम में। बंद आवास व्यवस्था के लाभों की चर्चा करें तो यहाँ पे क्या है कि एक तो इसमें क्या है, कम जगह चाहिए होती है, कम जगह के अंदर ज़्यादा पशु रख सकते हैं, जबकि यहाँ पे लूज हाउसिंग सिस्टम में क्या है, जगह क्या होती चाहिए कि बहुत ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे कम जगह में। तो इसीलिए क्या होता है, शहरों के अंदर जब हम रखते हैं पशुओं को तो कौन सी आवास व्यवस्था के अंदर ज़्यादा रखते हैं, बंद आवास व्यवस्था में। जबकि गाँवों में अपना खेत पड़ा है, कहीं भी किसी भी जगह पे हमने उसको छोड़ दिया, ठीक है भाई, इस पेड़ के नीचे बांध दिया, कभी उस पेड़ के नीचे, खुली के अंदर कभी भी बांध सकते हैं। जबकि कम जगह होगी तो उसका एक पर्टिकुलर जितनी जगह है उसके लिए मिली हुई है उसी के अंदर ही उसको रहना पड़ेगा। ठीक है, तो कम जगह, ये इसका एक फ़ायदा है कि इसमें कम जगह के अंदर भी अधिक पशुओं को हमें रख सकते हैं। दूसरा, इसमें क्या है कि प्रति पशु जो है अधिक ध्यान रखा जा सकता है, मतलब हर एक इंडिविजुअल पशु का ध्यान इसमें रखा जा सकता है, हर एक पशु का इसमें ध्यान रखा जा सकता है। किस प्रकार से, क्योंकि हम भाई उसके एक पर्टिकुलर ठान होगा, उसके अंदर हमने चारा डाला, अगर उसने नहीं खाया तो हमें पता लग जाएगा कि आज इस गाय ने चारा नहीं खाया है, तो इसमें कोई न कोई बीमारी है या किस कारण बस इसने चारा नहीं खाया। तो हर एक पशु का हम इजीली उसका ध्यान रख सकते हैं, प्रति पशु अधिक ध्यान रखा जा सकता है बंद आवास व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, तीसरा, यहाँ पे क्या होता है कि खुले पशु हैं, उनमें क्या होता है, लड़ाई वगैरह हो सकती है, दूसरों को चोट पहुँचाई जा सकती है, तो यहाँ पे दूसरे पशुओं को चोट पहुँचाने का खतरा भी नहीं रहता है। ठीक है, दूसरे पशुओं को चोट लगने का भय नहीं रहता है। ठीक है, अच्छा, एक इसके अंदर हम और लूज हाउसिंग सिस्टम में कि इसमें क्या है, कोई भी नया पशु है, अगर मान लो 5 नए पशु आ गए, ठीक है, तो नए पशुओं के लिए ज़्यादा निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है भाई, 100 पशु हैं, उसमें 105 भी रख लो, 110 तक रख लो भाई, और ज़्यादा रखें तब तो हमें और ज़्यादा निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन कुछ अगर नए आगंतुक पशु आ रहे हैं तब उनमें क्या है, कुछ ज़्यादा फेरबदल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि एक भी पशु आएगा तो उसके लिए अलग पर्टिकुलर ठान उसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बांधने के लिए, उसके स्थान के लिए आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि भाई बड़ा है, उसमें 100 पशु रह रहे हैं, उसकी जगह 105 रह रहे हैं, 102 रह रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जैसे ही नया पशु आएगा उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ इनके दोनों के ही लाभ और ये कुछ हानियाँ इनकी हैं, दोनों ही आवास व्यवस्थाओं की। ठीक है, अगर मान लो बड़ी जगह है, ठीक है, खुली जगह है, तो वहाँ पे हम खुली आवास व्यवस्था सामान्यतः अपनाते हैं, और जहाँ पे जगह की कमी है वहाँ पे कौन सी आवास व्यवस्था अपनाई जाती है, बंद आवास व्यवस्था। ठीक है, ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। कल हम इसके बाद में आगे इन आवास व्यवस्थाओं में क्या क्या इनकी इकाइयाँ होती हैं उनके बारे में चर्चाएँ करेंगे। थैंक यू।